जनता की। इससे सुंदर परिभाषा लोकतंत्र के विषय के किसी भी देश की नहीं है। लोकतंत्र की इतनी सुंदर परिभाषा होने के बावजूद यहां तक तो बात सही है कि सरकार को जनता चुनती है, जनता चुन रही है, परंतु अफसोस कहां आ जाता है कि जनता का फिक्र बहुत कम हो गया। ये मेरे अगर देखने में, जब से अगर मेरी उम्र है मैं देखूं तो 2014 में जैसे ही इस देश का कार्यभार हमारे हरमन प्यारे लीडर माननीय मोदी जी ने संभाला तो एक लोकतंत्र की परिभाषा बिल्कुल अलग आने लगी कि उस कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में कोई भी करप्शन का कतई आज तक 10 साल में कोई चार्ज नहीं लगा। मैं अगर फिर वहां हूं कि हम जिस वोट के माध्यम से जिस व्यक्ति को चुनते हैं वो वोट मांगने वाला व्यक्ति और 1 रुपया भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति जो अपने पेट से गुजारा करता है, उन दोनों में फर्क नहीं समझ आता। वो आपसे एक वोट मांगकर जो शक्ति हासिल करता है, जो लोकतांत्रिक शक्ति हासिल करता है, वो निश्चित रूप से आपका सेवक, सिर्फ सेवक होता है, स्वामी नहीं। यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल की बात यह आ गई कि जो व्यक्ति वोट लेके हम जिसको विधायक चुनते आ रहे हैं और जो व्यक्ति विधायक बनता है वो अपने आप में लोगों का स्वामी की तरह रहने लगे। वो स्वामी नहीं, राम एक वोट लेने वाला, भिक्षा की तरह वोट मांगने वाला उसमें अहम नहीं आना चाहिए। जो मैं देखा हूं कि यहाँ आता है, जो नहीं आना चाहिए, उसके बाद जनता के सेवक की तरह होनी चाहिए, क्योंकि जनता उसको अपना सेवक चुनती है और उसके भाव सेवक की तरह होनी चाहिए। और उस जनता की तकलीफ जो ये सरकारी मशीनरी होती है, इसका मैं एक और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जांपल दे देता हूं। जो भी जिसको महीने की पगार सरकारी खजाने से मिलती है, वो एक सिपाही से लेकर एसपी होता है, पटवारी से लेकर कलेक्टर होता है, वो सब जनता के नौकर है। उसकी डेफिनेशन एक है, गवर्नमेंट सर्वेंट, जनता के नौकर। इससे ज्यादा परिभाषा नहीं है। अब एक बात बता दीजिए कि आप अगर एसपी और कलेक्टर हनुमानगढ़ के अंदर जाते हैं तो उनका स्वभाव कैसा, नौकर की तरह है या शासक की तरह? ये मान लीजिए ये हमारा धर्म है, ये जनता का धर्म है, उनको ये कहें कि आप अपनी हैसियत में रहिए भैया, हमारे शासक नहीं हो आप। कोई एसपी कलेक्टर हमारा शासक नहीं है, हमारा सेवक है, हमारा सेवक, और उसको सेवक की तरह रहना होगा। और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी है? ये आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की है कि वो उन लोगों को आपके सेवक की तरह रखे, उनके नाक में नकेल रखे और उनको कहे कि अपनी हैसियत में रहिए, आप जनता के सेवक हो। बड़ा दुख होता एसपी के सामने, बड़ा दुख होता है। एसपी के सामने लाइनें लगती है, जनप्रतिनिधियों की लाइनें लगती है, सरपंचों की, जिला परिषद मेंबरों की, कि साहब हमें मिलना है। मैं संवैधानिक बात करने आया हूं, कानून का आदमी हूं, वो हमारे साहब नहीं है। जनता का कोई साहब नहीं होता, जनता खुद इनकी साहब होती है। इस बात से बेफिक्र रहिए। हाँ, हमें कानून की पालना करनी है। कानून कौन बनाता है? आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, असेंबली के अंदर बैठ के। हमारा धर्म है कानून की पालना करना। जब हम कानून की पालना करते हैं तो मात्र वो आदमी जो कानून तोड़ते हैं, तो हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, जिसकी एजेंसी वो चाहे एसपी है, कलेक्टर है, उसको इसलिए लाइन पर लाती है कि नहीं भाई, अदालतें हैं इसलिए कानून तोड़ोगे तो सजा मिलेगी, कानून तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। ये एजेंसी है। ये एजेंसी किसकी है? ये जनता की है। मैं फिर मेरी बात वही लेके आता हूं कि इस जनता को, जो जनता सरकार चुनती है, जो जनता विधायक चुनती है, उसका चुना हुआ विधायक अहम आ जाता है तो स्वाभाविक बात है, जो पब्लिक के सर्वेंट का डेजिग्नेशन रखने वाले तथाकथित अधिकारी, वो जनता के अधिकारी भी नहीं होते। मैं आपको ठीक बता देता हूं, ये अधिकारी किसके होते हैं? कलेक्टर अधिकारी होता है उस जिले के सभी
कर्मचारियों का, पब्लिक का अधिकारी नहीं होता। एसपी साहब होता है एक सिपाही का, एक थानेदार का, एक डीएसपी का, एडिशनल एसपी का, पब्लिक का नहीं। हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे एक बात कह ही देता हूं कि जब आप चुनाव आए तो ईमानदारी से एक फैसला लिया करो। ईमानदारी से फैसला क्या कि हम जिसे मत दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो इसके योग्य है क्या, दान के योग्य है क्या। आप एक बात बता दीजिए कि भिक्षा लेने के लिए कोई आता है, भिखारी आता है, तो उसको भी हम ये देखते हैं ना कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं देते। अगर रिक्शा में लग जाता है कि ये तो शाम को भैया दारू पीता है, उसको आप 2 रुपए 5 रुपए देते हो क्या? नहीं देते हो ना। तो वोट देने वाली ये देखिए कि ये हमारे वोट का सदुपयोग करेगा क्या, ये ईमानदार तो रहेगा क्या। अगर आपको लगे कि आपने आज तक के कार्यकाल के अंदर ये ईमानदार ही नहीं रहा और फिर भी आप अगर उसको वोट देते हो तो देश के लिए आप एक घातक फैसला दे रहे हैं। ये तय कीजिए कि आपका वोट का हकदार वही हो जो ईमानदार हो, बेईमानी का भाव रखने वाला, और आज तक जिसके रग रग के अंदर जिसने जगह जगह बेईमानी का परिचय दिया हो, वो आपके वोट का अधिकारी नहीं है। मेरे बारे में अभी बताया गया, मैं सरकारी वकील था। सरकारी वकील रहने के दौरान निश्चित रूप से एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कैंसर का जाल हो गया रिश्वत है कि जगह जगह आपको ऑफर दी जाती है, पर दी जाए ना। मैं आपको संध्या का टाइम है, एक सवाल बोलूं, अगर मेरे अपने भी परिचित, मेरे बहुत ही ज्यादा दबाव अगर कहीं मिला कि नहीं ये तो लेनी पड़ेगी, तो मैं ये कहता मेरे लिए रिश्वत लोग के मान बराबर है, क्या मेरे को लोग इस देश में जिस दिन रिश्वत का जाल चला जाएगा, ये देश निश्चित रूप से विश्व गुरु बन जाएगा। इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या आज रिश्वतखोरी की, और ये रिश्वतखोरी मिटाने की जिम्मेवारी जनता जनार्दन की है कि वोट देते वक्त आप इस चीज का इशू बनाइए कि आप तो यहां हो और हमें तसल्ली दो कि आपने आज तक रिश्वत नहीं ली, बेईमानी नहीं की, 2 रुपए इधर से उधर नहीं किए, ये तसल्ली दे दो। उसके बाद में वोट देने की बात करना। जिस दिन जनता ये बात करने लग जाएगी, ईमानदारी और बेईमानी में फर्क समझने लग जाएगी और बेईमानी को अपना दुश्मन मानने लग जाएगी, उस दिन की से हमारा देश का भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो रहा है, मोदी जी के आने के बाद में देश के भाग्य का परिवर्तन हो रहा है, परंतु मात्र एक पार्लियामेंट चुनाव में नहीं। यहां पर ही आप देखते हो, अगर गंगानगर पार्लियामेंट एरिया का आंकड़ा मैं लूं तो राज्य के चुनाव में जितने वोट बीजेपी को आते हैं उससे 1.5 वोट पार्लियामेंट में जाते हैं। ये आंकड़े हैं यहाँ के, ये आंकड़े हैं। जितने वोट आप असेंबली के अंदर देते हो उससे ज्यादा वोट आप पार्लियामेंट में बीजेपी को देते हो। ये मैं आपको साधुवाद देता हूं। क्यों देते हो? क्यों? आपको पता है कि ऊपर मोदी जी है, ऊपर मोदी जी है, आपको कोई शंका नहीं है। शायद राजस्थान में आपको कोई शंकाएं रहती होगी कि यहां पता नहीं कौन आएगा, कैसा आएगा, परंतु मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद में जो मोदी जी आपके लिए ऊपर देख रहे हो वही बीजेपी के अंदर ऐसा ही सीन आपको राजस्थान में दिखेगा। यहां पर बहुत ही ईमानदारी की बात होगी। जो भी उम्मीदवार आप आए, उम्मीदवार जरूरी नहीं है मैं ही आऊं, कोई भी आए, आप इससे एक विश्वास दिला दीजिए कि देख भाई बात यह है कि हमें तो सिर्फ ईमानदारी वाला तकड़ी के अंदर एक बार हम तो तोलेंगे, उस तकड़ी में तोल लेना और ठोक के वोट देना। ईमानदारी वाली तकड़ी में नहीं तोलेंगे तो ये हम हमारा नुकसान करेंगे। अब रही बात आगे की, अभी एक मेरे से पूर्व वक्ता ने एक बच्ची की उदाहरण दी थी, देविका रोटावत ने।
मैं आपको बता देता हूं, खैर देविका राठौर को अडॉप्ट करने वाला मैं ही था, सबसे पहले मैंने ही वो किया, ये सारी बात सही है। परंतु उसको जो आज भी जो उसके 11,000 रुपया महीना कोई दे रहा, वो मैं नहीं दे रहा, वो मेरे कहने से मैं मात्र माध्यम हूं, कोई दूसरे महान आत्मा है जो वो उस बच्चे को पे करे। अब ये रह गई कि मेरी अपनी आदतें जो है वो थोड़ी सी बताऊंगा कि हर गांव में, शहर में हमें गरीब परिवार मिल जाता है, और ऐसा गरीब परिवार मिल जाता है जिसका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो गांव में पता होता, गांव में बहुत लोग सक्षम होते हैं। मैं उन सक्षम लोगों से आह्वान करूंगा कि उन बच्चों को अपने बच्चों के तुल्य उनका सम्मान दीजिए, एक बच्चे के सिर पर हाथ रखिए और यह भाव दीजिए, उस परिवार को कहिए, ले भाई आज के बाद में ई टाबर की सारी पढ़ाई को खर्चो मारो परिवार उठा। ये कितनी बड़ी एक बार करके देखिए, एक बार करके देखिए कि वो बिल्कुल ही गरीब है, गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती गरीब की। ये गरीब परिवार है और बच्चा इंटेलिजेंट है। अब ये तो मेरे बच्चों के साथ ही पढ़ेगा। एक बार करिए, आपको इतना सुकून मिलेगा, आप इसकी कल्पना ही नहीं करोगे। एक बार। और बाय द वे, मैं इस मामले में ईश्वरीय कृपा मेरी कोई है कि मैं इस राह पे हूं, और मैं ये चाहूंगा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपनी एक बहुत बड़ी टीम बने। चुनाव तो 5 साल का कार्यक्रम है, आएंगे और जाएंगे, इनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी, परंतु इस राह पे चले कि हमारे गांव में वो बच्चा जो इंटेलिजेंट है उसको फीस का अभाव नहीं रहे, उसको किताब कॉपी का अभाव नहीं रहे, और वो हमारे किसी भी परिवार का बेटा बनकर रहे। उस परिवार को नहीं, इससे पालने वाले परिवार को बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। आप एक बार इस राह पर चले, ये मेरा आपसे आग्रह है। अब मैं मेरी बात ज्यादा लंबाई नहीं करूंगा, मैंने मेरे बारे में पहले ही बता दिया। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैं एक बात आपको कह देता हूं कि कोई भी आदमी किसी के बारे के अंदर कुछ नहीं बता सकता, खुद के बारे में बता सकता है। मैं एक बात कह देता हूं कि सत्य बोलने में और ईमानदार रहने में दिमाग में जोर नहीं लगाना, बिल्कुल जोर नहीं लगाना। बिल्कुल सच्चाई के रास्ते के ऊपर हमें चलना, हर गांव को चलना, हर ग्रामवासी को चलना। और अब जो अपनी मुहिम है, वो मुहिम कौन सी है? भय और भ्रष्टाचार मुक्त हनुमान। भय क्या? जिसका मैंने जिक्र किया कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि, ये सरपंच साहब खड़े हैं, इनसे पूछिए ये कितने लोगों की ये हिम्मत है कि सीधा एसपी को जाए, बोला मेरे काम में आप प्रॉब्लम होगी भाई, अब तो थानदार मांग को लग रहे। कितना लोग वहां पर जाके घंटा घंटा खड़ा रहना पड़े। इसके बड़ी योजना जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि ठीक है, एसपी कलेक्टर को पूरे जिले का काम होता है, पूरा जिले में पूरा दिन में ये संभव नहीं है कि वो जो भी जाए उनसे मिले, हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे। पर मेरे योजना जो मेरे दिमाग में है कि जिले हेडक्वार्टर के अंदर एसपी और कलेक्टर के एक हॉल रूम है, सरकार ने बहुत बना रखे हैं, उनमें लोकतांत्रिक शक्ति सदन नाम से 2 हॉल बने। लोकतांत्रिक शक्ति सदन बन गया। अब उसमें एसपी और कलेक्टर अपने 2 घंटे 9 से 11 दे दो, 9 बजे ऑफिस खुलता है, खुलने का टाइम है, 10 से 12 दे दो, 11 से 1 दे दो, जो उनको उचित लगे। उन 2 घंटों के अंदर इतने टेबल और चेयर हो कि एक टेबल पर 6 चेयर लगे, प्रतिनिधि मंडल 5 से ज्यादा कतई नहीं हो, मैं भी इसका फेवर नहीं करूंगा। वहां पर जाए, 5 आदमी बैठे, एसपी आए, एसपी फिर मैं वही कहता हूं, आपका सेवा आपको सैल्यूट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल करते हैं और करते हैं, जहां उनको ये कहते हैं ना 20 आदमी 205 आदमी सैल्यूट करते हैं, इनको करना पड़ता है, इनकी ड्यूटी है। एसपी आपकी बात सुनेगा, भी बोलिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी बात कहोगे, उसका जो सीए होता है, पीए होता है, जो भी होता है, वो आपकी बात तुरंत नोट करेगा और इमीडिएटली आपसे बात करके उसका समाधान आपको बताएगा। और इमीडिएटली नहीं बताएगा तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसकी सूचना देगा। ये व्यवस्था अगर ईश्वर मेरे को मौका देता है
तो 100% तुरंत हो जाएगी। और अगर मेरे को मौका नहीं देता है तो भी मैं इस व्यवस्था के लिए मैं संघर्ष करूंगा कि पब्लिक जो जनप्रतिनिधि है वो एक बड़े मान सम्मान से आपके पास आए, बैठे, आप उनको चाय नहीं पिला सको, पानी तो पिलाइए और उनसे आराम से बात सुनिए और उनकी समस्या का समाधान उनको एहसास हो, जनता को एहसास हो कि हाँ हमारी समस्या का समाधान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, रिश्वतखोर को नहीं सुने और उसके बाद में चुना हुआ आपका ईमानदार प्रतिनिधि का यह भ्रम होगा कि रिश्वतखोर एक ही कर्मचारी अधिकारी जिले के अंदर कहीं नहीं रहे, ये उसका भ्रम होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अपने गांव में प्रतिनिधि आते रहे हैं, लेकिन आज जैसे महानुभाव के विचार हमने कभी नहीं सुने। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। अगर हकीकत में इस तरह के चेहरे प्रतिनिधि के रूप में आगे आएंगे तो जनता का भला होगा, कल्याण होगा। तो मैं तो आशा ऐसे करता हूँ, ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए, अवसर देना चाहिए। में भी हो सकता है कि असली चेहरा अपने सामने आ जाए, जो कह रहे हैं अपनी कथनी करने पर पूरे आ जाए।